जी हाँ, दिल्ली दरबार सच कर तैयार है। पहले 2 सेशन हो चुके हैं G20 समिट के, वन अर्थ वन फैमिली और आज वन फ्यूचर नाम के सेशन का दिन है। इसके अलावा भी और कई अहम कार्यक्रम है, लेकिन G20 समिट का जो घोषणा पत्र आया है उसके बाद हर कोई ये कह रहा है कि भारत की जो आज की कूटनीति है उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कैसे, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन TV9 भारतवर्ष ने खास तैयारियां की हैं। G20 समिट से जुड़ी एक एक अपडेट सुबह 6 बजे से लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि, बिल्कुल, और देखिए अपने मेहमानों के लिए हमने पूरी एक राउंड टेबल भी बना रखी। एक सम्मेलन एक तरीके से हम लगातार कर रहे हैं जब से G20 सम्मेलन चल रहा है, तो एक TV9 के इस हाईटेक स्टूडियो में ये हाईटेक डिस्कशन भी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दे, बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। ब्रेकिंग न्यूज, G20 समिट का आज दूसरा दिन राजघाट जाएंगे G20 के सभी डेलीगेट्स, सभी नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट में पीस वॉल पर करेंगे हस्ताक्षर। आज नई दिल्ली घोषणा पत्र का होगा ऐलान। तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि तो है भारत की ये कि एक साझा सहमति बनी है घोषणा पत्र को लेकर। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि आज की शुरुआत होगी, गांधी समाधि स्थल जाएंगे। और इस बीच देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं, पहले सत्र की, दूसरे सत्र की। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत की और एक ओपनिंग स्पीच दिया, फिर दूसरा सेशन भी हुआ, डिनर पार्टी, जिसमें तमाम बड़े वैश्विक चेहरे नजर आए। और आप देखिए राजघाट जाने का कार्यक्रम जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और आज जो बैठक होगी उसमें वन फ्यूचर की बात होगी, इस विषय पर चर्चा होगी सभी। बिल्कुल, और कुछ खास तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दिल्ली का मशहूर अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। अब से थोड़ी देर पहले ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हैं, दर्शन कर रहे हैं। अक्षरधाम के बाहर आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा का घेरा आपको नजर आएगा, क्योंकि ब्रिटिश पीएम इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के अंदर मौजूद हैं अपनी पत्नी के साथ। भारत आने पर ऋषि सुनक ने कही थी मंदिर जाने की बात, और कहा था उन्होंने कि अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर वो मंदिर के दर्शन करने जाना चाहेंगे। और अब वो अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए। हिंदू होने पर मुझे गर्व है, ऋषि सुनक का यह बयान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा, खास तौर पर G20 समिट की शुरुआत से पहले जब उन्होंने इसका जिक्र किया। और अब वो पहुंचे हैं अक्षरधाम मंदिर। विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षरधाम मंदिर से ही। विवेक, ऋषि सुनक इस वक्त अक्षरधाम मंदिर के अंदर हैं, अपनी पत्नी के साथ दर्शन कर रहे हैं, और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है वहां पर? कैसा सुरक्षा घेरा आप देख रहे हैं? देखिए, तकरीबन 10 मिनट पहले ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे आपको अक्षरधाम मंदिर नजर आएगा। और जब ऋषि सुनक यहां पे आए थे तो अक्षरधाम के आसपास की सभी सड़कों को बंद कर दिया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, ट्रैफिक की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। करीब 3 से 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही CCTV कैमरे की मदद से भी जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि जब ऋषि सुनक का प्लान बना था उसके बाद से कल से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लगातार सीनियर अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे थे, और आज सुबह यहाँ पर काफ़ी तादाद में फोर्स को तैनात कर दिया गया था। आपको अक्षरधाम की तस्वीरें जो है वो नजर आएंगी। यहीं पर ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और वो भगवान नारायण के दर्शन यहाँ पर करेंगे। जो मुख्य पुजारी हैं वो पूजा अर्चना ऋषि सुनक की करवाएंगे, और उसके बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त वो यहाँ पर मंदिर परिसर के अंदर रहने वाले हैं, और यहाँ पर उनके लिए कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। तो साफ है कि यहाँ पर वो अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करेंगे। ऋषि सुनक की अपने आगे की दिनचर्या जो है, ऋषि सुनक की अक्षरधाम में मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन में भी वो लोग जो भारतीय मूल के हैं, जो रहते हैं, वो भी इन तस्वीरों को बहुत गौर से देख रहे होंगे। आप नजर बना रखें, हम लौटेंगे आपके पास। तो फिलहाल ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं अक्षरधाम मंदिर अपनी पत्नी के साथ, और यहां पर वो दर्शन करेंगे। विवेक लगातार वहां पर बने हुए हैं, जैसा कि विवेक बता भी रहे थे कि करीब आधे घंटे
तक यहां वो मौजूद रहेंगे। आने से पहले, भारत की यात्रा से पहले ही समीर, ऋषि सुनक ने अपनी इच्छा जताई थी कि वो आएंगे अक्षरधाम मंदिर और दर्शन करेंगे। बिल्कुल, और ये मंदिर वो मंदिर है जहां पर 10,000 साल पुरानी सभ्यता की झलक मिलती है। भगवान स्वामीनारायण की यहां पर मूर्तियां हैं और अपने दर्शकों को बता दें कि हर साल तकरीबन 10 लाख लोग दिल्ली के इस अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और अब ऋषि सुनक वहां पर पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में कितना खास है और ब्रिटिश पीएम की तरफ से क्या मैसेज दिया जा रहा है इस विजिट के दौरान, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा साहब, शुरुआत आपसे करूंगा। G20 समिट से पहले ऋषि सुनक कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। आज की तारीख में जब G20 समिट चल रहा है और इसका मेन मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है, हिंदू संस्कृति, हिंदू सॉफ्ट पावर का एक दम भी दिखता हुआ नजर आता है क्या? देखिए, जहाँ तक ऋषि सुनक का ये कहना कि उसे हिंदू होने पे गर्व है, तो मुझे लगता है कि वो एक जेन्युइन हिंदू फॉलोअर हैं। वो आज नहीं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। वो अमेरिका, यूके में रहने के बाद, ब्रिटिश सिटीजन होने के बाद, अपने इलेक्शन कैंपेन्स में भी उन्होंने एक किस्म का पॉलिटिकल रिस्क लिया अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करने के बाद एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में। राइट। उन्होंने जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया तो भी उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से किया। शायद गीता पे उन्होंने हाथ रख के कसम खाई। तो इस चीज़ का तो ऐलान वो करते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि जब वो भारत आते हैं एक विजिट पे और उस समय इस बात की बात करते हैं तो वो भारत की 85% जो हिंदू पॉपुलेशन है उससे कनेक्ट होने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ही वांट्स टू एस्टैब्लिश अ कॉर्ड। मुझे लगता है इसमें कामयाब भी रहे। कामयाब वो कनेक्शन बनता हुआ देखा हमने। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो हिंदुइज्म को प्रमोट हो गया। राइट। हम हिंदू हैं तो हिंदू हैं, उसमें हमें बाहर से एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। इसमें एक ग्लोबल मैसेज क्या दिखाई दे रहा है? मतलब चलिए, ये तो भारत और ब्रिटेन की बात हो गई, लेकिन दुनिया भी तो देख रही होगी ना कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत जाते हैं और अक्षरधाम मंदिर जाते हैं। अब अमूमन हम देखते थे पहले लोग ताजमहल जरूर जाते थे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ वो अक्षरधाम गए। देखिए, ताजमहल हम ही ले जाते थे और अगर नहीं ले जाएंगे तो हम ही नहीं ले जाएंगे, और हम आप जानते हैं कि क्यों नहीं ले जाएंगे अगर नहीं ले जाएंगे तो। बट फैक्ट ये है कि ऋषि सुनक का जर्ट करना अपने हिंदू होने की, उनका एक मैसेज क्लियर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस, आपकी रिलीजियस एफिलिएशंस कुछ भी हो सकती है। राइट। आपको उस पर गर्व ही करना चाहिए। आप इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना चाहिए कि आप मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री में हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अगर आपका फेथ, आपका कमिटमेंट, आपकी जो रिलीजियस कमिटमेंट है, आप उस पर बिल्कुल, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं उसे बताने में आपको गर्व की अनुभूति होनी ही चाहिए। मतलब इसमें ऐसा कुछ आप बड़ा नहीं देखते। मुकेश कौशिक जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब तस्वीरें देखिए हमारे सामने आ रही हैं, ऋषि सुनक इस वक्त अपनी पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं, दर्शन इस वक्त चल रहे हैं और ऋषि सुनक ने जो कुछ कहा है उसके कई तरह के मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? इसके मैं दो मायने देखता हूँ। एक तो ये कि ब्रिटेन और भारत की जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाँ। कि जिसमें वो धर्म को भी मानते हुए, अपने आप को हिंदू होने पर गर्व करते हुए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो अपने आप को भारत के इन प्रतीकों से जोड़ रहे हैं। तो ये एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। और दूसरे एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी मुझे ऋषि सुनक की दिखाई देती है इसमें, जिसमें कि ये होता है कि अक्सर होता है ये कि आप किसी दूसरे देश में, भारत के मूल के होने के बावजूद वहाँ के देश के प्रधानमंत्री हो तो आप वहाँ का ज़्यादा फील करना चाहते हैं। बहुत नेता हैं जो प्रिटेंड करते हैं, जो किसी और देश में चले गए और वो बताते हैं कि मैं इसी देश का हूँ, इम्पोर्टेंट है, और मैं इसी के परिधान पहनता हूँ। लेकिन ऋषि सुनक ने वो प्रिटेंशन नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी आइडेंटिटी और रूट्स को भी वो उसी तरीके से वहाँ दिखा रहे हैं, रख रहे हैं। नहीं है। चलिए हम एक बड़ी खबर ले लें। हम इस वक्त देखिए G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया, ये जानकारी सामने आ रही है और G20 सम्मेलन से जुड़ी हम लगातार खबरें भी आपको दे रहे हैं। तमाम खबरें इस वक्त लगातार G20 से आ रही हैं। तो आज है दूसरा दिन और आज का दिन बेहद अहम है। देखिए आज जो जानकारी मिल रही है प्रोग्राम्स के बारे में, राजघाट जाएंगे G20 के सभी डेलीगेट्स और वहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर वो मौजूद रहेंगे। साथ ही पीस वॉल पर भी वो अपने सिग्नेचर्स करेंगे। शिवांग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शिवांग, क्या तस्वीर दिखाएंगे आप राजघाट से आज सुबह की?
देखिए अभी क्योंकि समय नहीं हुआ है तो जो ट्रैफिक है वो सामान्य है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। राजघाट से कुछ ही पहले मैं खड़ा हुआ हूँ और अगर आप ट्रैफिक को देखेंगे तो सामान्य ट्रैफिक है। हल्की फुल्की बारिश भी इस वक्त दिल्ली में हो रही है। 8:15 से 9 बजे का समय निर्धारित हुआ है जब तमाम जो मेहमान आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, वो लोग राजघाट पहुँचेंगे। 9 बजे से लेकर 9:20 तक वहाँ पे जो पीस वॉल है उसके ऊपर वो साइन करेंगे और उसके बाद जो वहाँ पे लॉन्च बनाया गया है वो वहाँ जाएंगे, जहाँ एक म्यूज़िकल प्रोग्राम रखा गया है। जो महात्मा गांधी भजन सुना करते थे वो वहाँ पे गुनगुनाया जाएगा, वो म्यूज़िक वहाँ पे उनको सुनवाया जाएगा। उसके बाद जो है उनका जो काफिला है वो एक एक करके 9:45 के आसपास रवाना होगा और वो सीधे भारत मंडपम पहुँचेंगे, जहाँ पे आज सेशन तीसरा जो है वो शुरू होगा और उसके बाद दोपहर 1 बजे तक ये सेशन चलेगा और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं उनका प्रस्थान जो है वो भारत मंडपम से अपने अपने होटलों की ओर शुरू हो जाएगा और उसके बाद पालम टेक्निकल एरिया और दिल्ली एयरपोर्ट से वो अपने अपने देशों के लिए लौट जाएंगे। जो बात आप कुछ देर पहले कर रहे थे शिवांग, राजघाट आने का कुछ सीक्वेंस भी बनाया गया क्या? कौन डेलीगेट्स, किस देश का डेलीगेट पहले आएगा बाद में आएगा, कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है क्या? देखिए सुरक्षा के लिहाज को ध्यान में रखते हुए हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये तो नहीं बताया है कि कौन व्यक्ति पहले आएगा या कौन बाद में, लेकिन निश्चित तौर पे एक सूची लंबी तैयार की गई है। जिस तरीके से कल हमने भारत मंडपम में देखा कि जब प्रधानमंत्री रात्रि भोज के लिए नेताओं का इंतजार कर रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ, तो एक एक करके लोग आए और सबसे आखिरी में हमने देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो सबसे आखिरी में आए, उससे पहले रूस के आए। तो कुल मिला के जो जितने भी देश यहाँ पे पहुँचे उनकी एक सूची तैयार की गई है और उसी सूची के बाद सूचीबद्ध तरीके से वो लोग सुरक्षा को पूरी तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनको यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो राजघाट पे लेके आएंगी और महात्मा गांधी को वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आमतौर पे भी हम देखते हैं कि जब भी कोई विदेश से कोई बड़ा नेता जब भारत आता है तो वो राजघाट जाना पसंद करता है और ऐसे में भारत सरकार इन तमाम बहुत बहुत शुक्रिया शिवांग, आपका नजर बनाकर रखिए। 1 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है। राजघाट जब तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने होंगी। दिल्ली की 2 जगहें इस वक्त चर्चा में हैं। एक तो अक्षरधाम मंदिर जहां पर इस वक्त ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए हैं और दूसरा दिल्ली का राजघाट, महात्मा गांधी का समाधि स्थल, जहां पर 1 घंटे बाद तमाम नेता पहुंचेंगे। श्रीवास्तव जी, मैं आपको यहां पर चर्चा में लाना चाहूंगा। ऋषि सुनक का हमने जिक्र किया। ऋषि सुनक के स्टेटमेंट में समिट में जब वो शामिल होने के लिए आए उस वक्त जो उन्होंने कहा कि इंडिया बिल्कुल राइट कंट्री है जो कि राइट वक्त पर इस G20 समिट को होस्ट कर रहा है। अब जब हमारे सामने जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसकी प्रमुख बातें भी सामने आ चुकी हैं, आपको लगता है बिल्कुल सही कहा था उन्होंने? एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऋषि सुनक की जो पर्सनालिटी निकली है एज अ पॉलिटिकल लीडर, कि आप अपनी आइडेंटिटी को जितना भी आप प्राइड और पब्लिकली आप उसको दिखाते हैं, उसके बावजूद जो है उन्होंने ये देखा है कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री में वो लीड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए, हमारे लिए भी। वो मैसेज ये है कि पॉलिटिक्स, आपका पेट्रियटिज्म या नेशनलिज्म, आप मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ अगर नहीं है तब भी आप पेट्रियाटिक और नेशनलिस्ट हो सकते हैं। इसमें दोनों में सेपरेशन लाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। यू कैन बी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी बट यू कैन स्टिल लीड द कंट्री विद द सेम फ्लेवर, फर्वर एंड पेट्रियटिज्म, पहला बात। और दूसरी बात, इस चीज़ को उन्होंने बार बार ग्लोबल विश्व पटल पर रखने की कोशिश की है। इस कोशिश से वो ये कहते हैं कि भारतीय जो मूल संस्कृति है, भारत का जो एक तरह से आचार विचार कहेंगे, चाहे आप सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो ये है कि हम साथ रहेंगे, डाइवर्सिटी में यूनिटी देखते हैं। और हम इसमें जो ब्रिटेन की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका जो डायनेमिक्स है, क्या उस पे भी कहीं कोई इन तस्वीरों का असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। मैं तो बहुत एशियन कम्युनिटीज बहुत हैं और उनके अपने ऐसे पॉलिटिकल सेक्शंस हैं इस वक्त जो अपनी एडवोकेसी कर रहे हैं ब्रिटेन में। मतलब लेकिन देखिए, रिलीजियस आइडेंटिटी से भले जोड़ें या ना जोड़ें, लेकिन वो चीज वहां भी दिखने लगी है। तो क्या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहां के जो लेट्स से जो हिंदू कम्युनिटी है वो ये सोच सकते हैं कि ही इज द मैन, राइट मैन, बट ये वो माइनॉरिटी में है। अभी भी आप देखिए उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो वो मैसेज
उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग ये मैसेज होगा कि आप पॉलिटिक्स और रिलीजन का सेपरेशन कर। ठीक है, इस पे एक बात ऐड देखा ठीक है, मुझे लगता है इस पर बहुत बात हो सकती है और ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जान रहा हूं आप सभी इस पर एक बार फिर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच जरा हम दिल्ली डिक्लेरेशन का भी जिक्र कर रहे हैं। G20 के घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति से दिल्ली में इतिहास रचा गया। नई दिल्ली घोषणा पत्र आज जारी होगा। इस घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति से मुहर के साथ ही G20 में भारत की कामयाबी का बड़ा अध्याय भी जुड़ गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर बताया गया है कि इसमें कुल 112 मुद्दों पर सहमति बनी है, जो अब तक का सबसे विस्तृत और व्यापक घोषणा पत्र बताया जाता है। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। नई दिल्ली G20 सम्मेलन में पिछले घोषणा पत्रों से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनी है। इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। तब घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति शामिल की गई थी। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से पत्रकारों से बातचीत में सवाल किया गया कि बाली में हुए G20 में रूस यूक्रेन पर सहमति नहीं बन पाई थी, यहाँ कैसे बन गई? जवाब था, comparison with the Bali declaration. I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. बहरहाल इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र हुआ है। रूस यूक्रेन मुद्दे के बाद भी भारत को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और देखिए, इस घोषणा पत्र की हम बात करें तो सबसे खास जो पॉइंट था वो रूस का ओपिनियन और साथ ही यूक्रेन का मैटर भी था। लेकिन इन सब के बावजूद भारत में ये हुआ है संभव। बहुत सारी आपत्तियां, चिंताएं थी, लेकिन यूक्रेन के मैटर को लेकर, रूस को लेकर भी इस घोषणा पत्र में कुछ कहा गया है और बहुत संभल के, बहुत बैलेंस के साथ। बिल्कुल, और रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र डायरेक्टली तो नहीं किया गया है, लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में भी रूस का जिक्र कहीं नहीं दिखा। यानी इस घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि रूस नाराज हो जाए। चीन के वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ भारत के वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संकल्प की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। चीन के संस्कृत विरोध के खिलाफ वसुधैव कुटुंबकम की विजय माना जा रहा है कि तमाम ऐतराज के बावजूद सभी सदस्य देशों के बीच संयुक्त बयान को लेकर सहमति बनी। अब देखिए इससे चीन को धक्का कैसे लगा। चीन रूस यूक्रेन युद्ध शब्द नहीं चाहता था, लेकिन घोषणा पत्र में ये शब्द है। चीन वन फ्यूचर शब्द नहीं चाहता था, मगर घोषणा पत्र में ये भी है। चीन वसुधैव कुटुंबकम नहीं चाहता था, इसका भी घोषणा पत्र में जिक्र है। लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं किया गया। भारत भी रूस का जिक्र नहीं चाहता था। इसके अलावा भारत शुरू से कहता रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, सबकी संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। और G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया, जो चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं। चीन लगातार अफ्रीकी देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर वहां अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। चीन की नजर हमेशा से कमजोर देशों के संसाधनों के दोहन पर रही है। दरअसल चीन चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों का नेतृत्व करे। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। चीन ने अपने कारोबारी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अफ्रीकी संघ के देशों में निवेश किया है। वो अफ्रीकी देशों को भारत और पश्चिमी देशों से दूर रखना चाहता है, जो अब संभव नहीं होगा। अफ्रीकी संघ के देशों में निवेश कर चीन उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है, जिससे अब अफ्रीकी देशों को मुक्ति मिलेगी। चीन अफ्रीका के 55 देशों में निवेश कर वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। इतने नहीं, चीन इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन नहीं करता है, लेकिन अब G20 में अफ्रीकी संघ के आने से ऐसे देशों में लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अब भारत के प्रस्ताव पर G20 की सदस्यता मिलने के बाद अफ्रीकी देशों का भारत के प्रति भरोसा और बढ़ेगा।
G20 समिट का आज दूसरा दिन है। राजघाट जाएंगे G20 के सभी डेलीगेट्स, सभी नेता महात्मा गांधी को देंगे श्रद्धांजलि। राजघाट पहुंचकर राजघाट में पीस वॉल पर सभी हस्ताक्षर भी करेंगे। और विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे, क्योंकि ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचते हैं और उसके बाद सभी जो डेलीगेट्स हैं उनका राजघाट पहुंचने का कार्यक्रम है, वहां से क्या अपडेट है अक्षरधाम से? विवेक देखिए इस वक्त हम अक्षरधाम मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ऋषि सुनक है वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब उनका काफिला यहाँ से अक्षरधाम मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तकरीबन 6:50 के आसपास यहाँ पर ऋषि सुनक पहुंचे थे और अब तकरीबन 7:45 के आसपास हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उनका काफिला आपको तस्वीरों में नजर आएगा। दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो एस्कॉर्ट करते हुए नजर आएंगे और ये पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है यहाँ पर मौजूद हैं और सीसीटीवी कैमरे की मदद से जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है। तकरीबन यहाँ पर जो है 45 से 50 मिनट के आसपास तक यहाँ पर ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर के अंदर रुके थे, वहाँ पे पूजा अर्चना की गई थी और उसके बाद अब यहाँ से बताया जा रहा है कि वो राजघाट की तरफ जाएंगे और आज वहाँ पर जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। तो साफ है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि वो अक्षरधाम मंदिर में जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। तो आज यहाँ पे तकरीबन 6:50 के आसपास वो यहाँ पे पहुँचे थे। देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो कि नोएडा से गीता कॉलोनी को जोड़ता है और इसी रास्ते से राजघाट की तरफ जाया जाता है और यहाँ से अब उनका काफिला निकल चुका है। फिलहाल आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान और आला अधिकारी नजर आएंगे, ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। थोड़ी देर पहले ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया था जब उनका आना था और उसके बाद अब आम ट्रैफिक के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा। तो साफ है कि अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे थे ऋषि सुनक और यहाँ पर भगवान नारायण के दर्शन करे थे, पूजा अर्चना की गई थी और अब वो अपने आगे के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए शिवांग इस वक्त हमारे साथ राजघाट से मौजूद हैं। शिवांग, राजघाट पे कुछ हलचल? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं राजघाट से बेहद करीब नज़दीक हूं और मेरे पीछे जो सड़क आप देख रहे हैं इस वक्त ये पूरी तरीके से सुनसान है। दिल्ली पुलिस का और जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका बड़ा कैड़ा जो पहरा है वो यहां पे देखने को मिल रहा है। चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान और बड़े जो आला अधिकारी हैं उनको तैनात किया गया है। 8:15 बजे का समय तय हुआ है जब तमाम काफिले, राष्ट्रीय अध्यक्षों के काफिले, अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशंस के काफिले जो हैं वो राजघाट की ओर पहुंचना शुरू होंगे। 9 बजे तक करीब 45 मिनट के भीतर तमाम देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो राजघाट पहुंचेंगे। 9 बजे का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद महात्मा गांधी की जो वो राजघाट है वहाँ पे उनको फूल अर्पित किए जाएंगे, श्रद्धांजलि दी जाएगी और आखिरी में जो महात्मा गांधी का पसंदीदा डिवोशनल सॉन्ग था वो वहाँ पे बजाया जाएगा। तो कुल मिला के 9 बजे से लेकर 9:45 तक का समय तय हुआ है जब तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष राजघाट पे होंगे। उसके बाद वो अपने अपने काफिलों के साथ भारत मंडपम पहुंचेंगे जहां पे वन फ्यूचर तीसरा सेशन जो है उसको शुरू होना है। तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि जो विक्रांत है उसको यहां पे तैनात किया गया है, वाटर कैनन यहां पे तैनात की गई है। बिल्कुल सारी तैयारियां, इंतजार है डेलीगेट्स के आने का, मेहमानों के आने का। तो देखिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे ये सभी डेलीगेट्स। अचल सर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और एक सवाल करूं आपसे कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने, उनको नमन करने जा रहे हैं, वो जिन्होंने पूरी दुनिया को एक करने, ह्यूमैनिटी की बात की, और आज जो सेशन है वो भी वन फ्यूचर का है, तो आप क्या कोई मैसेज देख पा रहे हैं कि ये भी एक सिंबोलिज्म है कि भारत ये संदेश एक बार फिर से दे रहा है इस मंच के जरिए कि हम सब का भविष्य एक है? देखिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो आपने कहा कि एक भविष्य है, महात्मा गांधी की समाधि पे जाना ये अपने आप में कुछ 2 या 3 ही बातें बोलूँगा जो रिएटरेट करती है, जो महात्मा गांधी की टीचिंग से निकल के आती है और जो आज के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और G20 में भी इसका जिक्र किया गया है। सबसे पहला तो नॉन वायलेंस यानी पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, जिसकी बात आज की तारीख में हम करते हैं। इतने ज़्यादा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हम ये कहते हैं कि सिर्फ इसका समाधान बातचीत से ही हो सकता है, तो उनकी नॉन वायलेंट मूवमेंट के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, जिस पूरा एम्फोसिस जो G20 का है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने आज से, देखिए आप सोचिए 80 साल 90 साल पहले सोचे थे, अब उनका मॉडल नहीं एक्सेप्ट हुआ पूरी तरह से। दूसरी बात है वो विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट बनाना लेकिन चाहते भारत आज उस आइडियोलॉजी पर चलते हुए पूरी दुनिया को विश्व शांति का मैसेज दे रहा है श्रीवास्तव जी, और वो बातें कहीं ना कहीं जो G20 का दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी सामने आती हैं, जब हम कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा, वो लाइन इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सारगर्भित है, वो सारा कुछ निचोड़ देती है। लेकिन जैसे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा अभी जो हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि वो जो नॉन वायलेंस का मैसेज था कि पीस इज द ओनली वे, आगे रास्ता नहीं है अगर ह्यूमैनिटी के लिए ऑल इंक्लूसिवनेस नहीं है, इसलिए वो हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं पीस वॉल पे कि आप यहाँ साइन करिए, कमिट करिए कि आप पीस की तरफ बढ़ेंगे। तो कम से कम आज की जो बात होगी उसके लिए ये एक अच्छा स्टार्ट है। और देखिए अच्छा यूक्रेन start है। कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो ये एक और इंडिकेशन देता है कि डिप्लोमेसी पर जाइए, डिप्लोमेसी पे वॉर एफर्ट को मत इंक्रीज करिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है उसके बीच कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वाले देशों के साथ मिलके एक जगह से ये पहली बार है कि इतना बड़ा डिक्लेरेशन आ रहा है, तो आया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के बीच में भी। और देखिए इस बीच एक और खबर है, G20 समिट में ऐतिहासिक डील पर मुहर, नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी है। नया कॉरिडोर चीन के 2 प्रोजेक्ट्स का जवाब है, भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और 8 देश इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा होंगे। तो ये बड़ी खबर है अगर देखा जाए समीर, G20 से भारत के लिहाज से निकली ये एक बहुत बड़ी खबर है अगर इसको चीन के कॉन्टेक्स्ट में भी जोड़ के देखें तो। बिल्कुल सही बात है। और एक तरफ 55 राष्ट्रों को, अफ्रीकन यूनियन के 55 राष्ट्रों को चीन के चंगुल से बचाना, और दूसरी तरफ चीन के खिलाफ ये एक बड़ा कदम। इसको और डिटेल में समझते हैं रवि। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को मात देने के लिए भारत और अमेरिका ने दरअसल बहुत बड़ा प्लान बनाया है। इसके तहत भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और सऊदी अरब में करार होना है। यह डील हकीकत में बदली तो भारत बंदरगाहों और रेलवे के जरिए सीधे मध्य पूर्व यूरोप से जुड़ जाएगा। आपको समझाते हैं ये रास्ता कैसे बनेगा, ऊपर आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। पूरी डिटेल आपके सामने है। भारत अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फिर फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते के जरिए सीधे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ जाएगा। फिर UAE और सऊदी अरब के बीच भारत की मदद से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और अगर सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते बेहतर हो गए तो ये रेलवे लाइन इजराइल तक पहुंच जाएगी। तो हम और आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी बात है। मैं चाहूंगा अगर आप इस पर एक कमेंट दे सकें, ये चीन के लिए कितना बड़ा झटका है? मुझे लगता है कि G20 का ये चेरी ऑन केक कहना चाहिए। हाँ। ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कू है पूरी दुनिया के सामने। ये लगभग 2 साल से वार्ताएं चल रही थी और हमको 2 दिन पहले इसका भान हुआ, अंदाज़ा हुआ, तो खुद मीडिया को तो सोचना ही चाहिए इस बारे में कि हम लोग क्यों इतनी बड़ी चूक कर गए। हवा नहीं, तो बिल्कुल ही हवा नहीं। पाकिस्तान या इस बेल्ट जो इतने बड़े देश हैं उनकी इंटेलिजेंस भी फेल कर गई, और इतना बड़ा कॉरिडोर का ये फैसला ठीक G20 की घोषणा के बाद सामने आ रहा है। और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का है वो तो कम से कम 10 साल से फंसा हुआ है, और ये सब लाइक माइंडेड देश हैं जिनके पहले से ही बहुत ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। मुझे लगता है कि ये BRI को बहुत आगे जल्दी ही सरपास कर जाएगा, और इसके लिए जो पर्दे के पीछे तैयारियां हुई हैं उसको वास्तव में हैट्स ऑफ करना चाहिए। अगर सर इसको ऐसे देखें कि जो एक नेचुरल पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल कह लें या बाजार के लिहाज से कह लें, भारत की रही है, मतलब सदियों से, हम सिल्क रूट के एरा से भी अगर देखें, तो क्या ये समझा जाए कि दुनिया इस चीज़ को आज नहीं तो कल ये समझेगी कि भारत के साथ ऐसे फ्रेंडली रूट्स बनाने ही होंगे अगर दुनिया को प्रॉस्पेरस होना है तो? रूट के लिए भारत ही सबसे उपयुक्त कंट्री है। और ये जो घोषणा पत्र सामने आया जिसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा कमिटमेंट G20 की हुई हैं, G20 के नॉर्म्स हैं, ये 3993 नॉर्म्स अभी तक पैदा हुए हैं कि जिसमें हम कमिटमेंट करते हैं। ये बड़ा एक अनोखा सिस्टम है G20 का, जिसमें नॉर्म्स तय करते हैं कि हम लोग इन कमिटमेंट पर आगे बढ़ेंगे। उसके रिसर्च ग्रुप बने हुए हैं और वो देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ।
G20 का इम्प्लीमेंटेशन इस समय औसत 71% चल रहा है, और अगर इस तरह के फैसले 71% तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो हमें ये जो इनिशिएटिव सामने आया है, अगर इसका 60% भी इम्प्लीमेंटेशन सामने आया तो चाइना और बाकी जो देश हैं जो इस शांति के, डेमोक्रेसी के विरोधी हैं, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। चीन के लिए तो एक बड़ा झटका है ही, लेकिन अचल मल्होत्रा जी, इससे हासिल क्या होगा? अगर आसान शब्दों में आप हमें बता सकें। यूरोप तक रेल लाइन, मतलब सुनकर ही बड़ा अच्छा सा फील होता है, लेकिन इससे हासिल क्या होने जा रहा है? जमीन पर क्या उतरते हुए हम देख रहे हैं? आम दर्शकों को हमारे क्या समझाना चाहेंगे? देखिए, चाइना फैक्टर तो आप लोगों ने बहुत ही इलैबोरेटली कवर कर लिया। BRI इज वन कंट्री सेंट्रिक, ये कलेक्टिव एफर्ट है। बिल्कुल। आज की तारीख में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी फिजिकल भी है, डिजिटल भी है, एयर कनेक्टिविटी भी है, लैंड कनेक्टिविटी भी है। इसका सीधा सीधा असर पड़ता है व्यापार पे, तिजारत पे। ट्रेड रूट्स खुलते हैं, जब ट्रेड रूट्स खुलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो कुल मिला के इसकी जो इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके रिजल्ट्स ऑफ कोर्स आने में कुछ समय लगता है। अनफॉर्चुनेटली एक जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने। ठीक है, लेकिन श्रीवास्तव सर, बात कनेक्टिविटी की हो रही है, लेकिन आज चूंकि टॉपिक है वन फ्यूचर का, तो ये सारे इनिशिएटिव या कमिटमेंट्स जैसा भी हम बोल रहे हैं, ये क्या वन फ्यूचर के गोल को देखते हैं? अब जब वन फ्यूचर कहते हैं तो कहते क्या है? मतलब क्या इकोनॉमिकली वन फ्यूचर हम देखते हैं, एनवायरमेंट के हिसाब से देखते हैं, हम अर्थ के बारे में सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं G20 के प्लेटफॉर्म से? वन फ्यूचर जब हम बोलते हैं, वन फ्यूचर जो आप बोलते हैं उसमें दो चीज़ें बड़ी शामिल होती हैं। एक वन फ्यूचर है कि अगर आप अपने अर्थ को सेफ रख सकें, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करें, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, जिससे कि जो वातावरण है वो सुरक्षित रहे ह्यूमन बींग्स के लिए, वो वन फ्यूचर है। वी आर ऑन वन अर्थ। दूसरा है, आपको आर्थिक दृष्टिकोण से इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा। ये जो इस तरह के रूट्स बनते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं। इस बात से मैं मल्होत्रा साहब से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये रूट जब बनेंगे, इसमें एक और डायमेंशन है। देखिए, जो सऊदी है और इजराइल का अभी संबंध बन रहे हैं, उनके बीच में एक एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर ये रूट बन जाता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है तो वो अपने आप में एक तरीके से उसको और जोड़ेगा, और हम तो सब जोड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो जोड़ने के जितने भी प्रयास हैं, पॉइंट्स हैं, ये हमें वन फ्यूचर की तरफ ले जाएंगे और सभी मुल्कों को, और सभी हमें देशों को मान के चलना। एक खास बात कहना चाहूंगा कि हम सबका, अगर हम जुड़ेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं, न तो हमारी आर्थिक तरक्की होगी और न हमारी सुरक्षा। और उसके लिए सारे बैरियर्स को देखना पड़ेगा, उसको वन बाय वन हटाना पड़ेगा। और देखिए, चीन के वन रोड वन बेल्ट के खिलाफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र को G20 ने एक सुर में स्वीकार किया है। तो चीन के संस्कृति विरोधी के खिलाफ, संस्कृत विरोध के खिलाफ वसुधैव कुटुंबकम, रूस के विरोध के बावजूद यूक्रेन युद्ध पर स्टैंड, जमीन और समुद्र पर चीन के कब्जे की नीति के खिलाफ देशों की संप्रभुता का सम्मान, अफ्रीकी यूरोप के अन्न संकट पर ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को दोबारा शुरू करने के लिए रूस से प्रतिबंध हटाने की वकालत की गई, क्रिप्टो करेंसी की चुनौती से निपटने के लिए रेगुलेशन लागू करने पर सहमति बनी। तो चीन के इलेक्ट्रिक बैटरी एकाधिकार के खिलाफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान किया गया। भारत समेत दुनिया भर में आतंकवाद के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान के खिलाफ FATF नियम कड़े करने और आतंक और काला धन पर कड़ी व्यवस्था बनाने पर भी सहमति बनी। तो धार्मिक सहिष्णुता को लेकर भी यहां बात कही गई। जो इंटॉलरेंस है, इसके खिलाफ धार्मिक समुदाय, व्यक्ति और ग्रंथ के सम्मानों पर G20 के सभी देश एक सुर में सहमत हुए। तो ये जो सहमति है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं समीर उसी बात पे आ रहे हैं हम कि दुनिया को जोड़ना होगा अगर वन फ्यूचर की हम बात करते हैं तो।